हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हम जब भी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब है स्टेट, कोई भी स्टेट हो, वो किस तरीके से अपना पॉलिसीज या फिर जो भी रूल्स है वो सेट करेगा, वो किस तरीके से स्टेट अपने आप को गाइड करेगा। इसके रिगार्डिंग हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। इन सारे चीज़ों को फॉलो करते हुए ही कोई स्टेट अपना पॉलिसी डिसाइड कर सकता है या फिर कोई भी लॉ तैयार कर सकता है। लेकिन उनको ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं इनको अपने दिमाग में रखना होगा और इनको यूज़ करके ही सारी चीज़ें करना होगा। तो आज के क्लास में हम इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे कि ये कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो स्टेट को पॉलिसी फ्रेम करने के वक्त यूज़ करनी पड़ती है। पहला है कॉमन गुड एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी इन द स्फेयर ऑफ लॉ। लॉ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में रखना होता है। फिर इन द इकोनॉमिक स्फेयर, राइट ऑफ वर्कर्स फॉर चिल्ड्रेन एंड वीकर सेक्शंस, इन द स्फेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। ये सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, इन सारे चीज़ों को ही उनको मद्देनज़र रखते हुए कोई भी स्टेट अपना पॉलिसी तैयार करता है, कोई भी लॉ लागू करता है। आज के क्लास में हम इन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है। A more direct activist role of the state is bringing forth socio-economic transformation was assigned by the Constitution of India through directive principles of state policy। जो भी रोल है, कोई भी स्टेट अगर कोई भी रोल प्ले कर रहा हो, वो किस तरीके से अपने पॉलिसीज तैयार करेगा, उसका सोसाइटी या फिर इकोनॉमी में किस तरीके से वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है, उसके रिगार्डिंग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में बहुत सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं स्टेट्स को। सारे स्टेट्स इन सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ही अपना जो रूल्स है या फिर पॉलिसीज है वो तैयार करता है। हम जब भी लॉ की बात करते हैं, जब हम कोर्ट में कोई लॉ पास होता है या फिर कोर्ट में किसी को इंसाफ दिलाने की बात आती है, तब भी ये सारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इनको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है जो इंडियन लोगों का जो फंडामेंटल राइट है उसके साथ साथ ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये सारे चीज़ों को इकट्ठा करके, इन सारे चीज़ों को एक साथ यूज़ करके ही किसी भी इंसान को न्याय दिया जा सकता है। कोई भी इंसान किस तरीके से अपना लाइफ जिएगा या फिर उसको क्या क्या सरकार से मिलने वाली है, ये सारे चीज़ें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमको बताते हैं। इसलिए स्टेट जब भी कोई लॉ चालू करता है या फिर कोई भी पॉलिसी तैयार करता है, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ही करता है, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन एनजॉइंस द स्टेट टू रिगार्ड देम एज फंडामेंटल इन गवर्नेंस एंड टू अप्लाई देम व्हेन मेकिंग लॉ। यानी कि यहाँ पर बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले से ही बताया दिया गया है कि जो भी स्टेट अपना फंडामेंटल गवर्नेंस कोई लॉ तैयार करेगा या फिर कोई भी पॉलिसी तैयार करेगा, तब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यूज़ करेगा। तो चलिए अब देखते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है क्या। पहला जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो है द कॉमन गुड एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी। यहाँ पर मैं थोड़ा चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से। हम जब भी एग्ज़ाम में ये सारे चीज़ें आंसर करेंगे, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, लेकिन जब भी आंसर करेंगे यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल का नाम आपके सामने आएगा, क्योंकि हर आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग आर्टिकल के अंडर चीज़ों को बताया गया है। आप लोग अगर ये सारे आर्टिकल को याद रख सके, एग्ज़ाम में लिख सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप लोगों को आर्टिकल्स अच्छी तरीके से रिमेंबर भी ना हो रहे हो, फिर भी
आप लोग जो मेन टॉपिक है जो बहुत इजी है वो ज़रूर लिख के आइएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं ये प्रिंसिपल्स क्या है। पहला प्रिंसिपल्स है कॉमन गुड एंड लाइफ ऑफ डिग्निटी। जो भी हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इनमें से द मोस्ट फंडामेंटल डायरेक्टिव जो भी पॉलिसीज़ है इनमें से ये सबसे फंडामेंटल है, मतलब ये सबसे ज़रूरी है। किसी भी इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, उसको एक अच्छा जीवन चाहिए, उसको अपना लाइफ ऑफ डिग्निटी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है जो कोई भी इंसान हो हमें चीज़ों को सोशली ऑर्डर में रखना होगा, लोगों को जस्टिस मिलनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चीज़ों में, सारे चीज़ों में लोगों को अपना सिक्योर मिलना चाहिए, उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए कि स्टेट किसी भी तरीके से लोगों को सोशल जस्टिस में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स में भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। चाहे किसी का भी गवर्नमेंट बने, लेकिन हर लोगों को हर चीज़ का फैसिलिटी उपयोग होना चाहिए, हर चीज़ को मिलना चाहिए। इसीलिए जो भी नेशनल लाइफ है, लोगों का जो नेशनल लाइफ है, ये सारे चीज़ों में कॉमन गुड और लाइफ ऑफ डिग्निटी के बारे में बताया गया है। जो भी स्टेट अपने डायरेक्टिव पॉलिसीज तैयार करेगा वो ये दिखाएगा कि लोगों का जो सिटीजन्स का जो लिवलीहुड है वो अच्छा होना चाहिए, मैन और वोमेन इक्वली उनको चीज़ें मिलनी चाहिए, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है ओनरशिप, लोगों को कंट्रोल करना, ये सारे चीज़ें समान तरीके से होना चाहिए। लोगों को जो भी चीज़ें हैं सारे चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, लोगों को वेल्थ प्रोडक्शन में अपना योगदान, जो भी कॉमन डिटर्मिनेंट्स है, हेल्थ, इक्वल पे, ये सारे चीज़ें मैन और वोमेन को हर किसी को मिलनी चाहिए, चाहे वो डिसेबल हो या फिर कोई भी इंसान हो, हर लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए कॉमन गुड और लाइफ ऑफ डिग्निटी ये एक फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। अब देखते हैं इन द स्फेयर ऑफ लॉ, मतलब लॉ में किस तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया गया है, लॉ में किस तरीके का जो स्टेट का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वो किस तरीके से काम करता है। जब भी हम लीगल चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो मेनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लीगल चीज़ है। ये एक लीगल ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पूरे इंडिया में इसको मानना पड़ता है। यहाँ पर बताया गया है कि हम जब भी लॉ तैयार करेंगे या फिर किसी भी स्टेट अपना लॉ यूज़ करेगा तो लोगों का जो जस्टिस है, हर किसी को समान जस्टिस मिलना चाहिए, लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए। ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही उनको अपना लॉस तैयार करने होंगे। उनको वो जब भी किसी भी इंसान को कोर्ट में न्याय के लिए जाए तो ये सारे चीज़ों को उनको दिमाग में रखना होगा, क्योंकि लॉ एक ऐसा चीज़ है जिसको अगर कोई भी इंसान कंट्रोल कर ले तो ये उसके लिए अकेले के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन बाकी जो सोसाइटी है उसके लिए बहुत ख़राब होगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को इस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है कि कोई चीज़ों को कंट्रोल ना करे। लॉ, जो भी लॉ होगा, लॉ एंड ऑर्डर होगा, ये अपने आप में ही बायस्ड ना हो, अनबायस्ड हो। यहाँ पर जो भी सिटीजन्स है इनको इकोनॉमिक या फिर डिसेबिलिटीज़ की वजह से इनको अलग नहीं किया जाए, हर किसी को अपना लॉ का अधिकार होना चाहिए, सबको आइन मिलेगा। यहाँ पर आर्टिकल 39A में ये सारे चीज़ों के बारे में बताया गया है। फिर द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स ए यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया में किसी भी टेरिटरी के अंडर उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा, मतलब हर जगह में लोगों को इक्वल राइट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक स्टेट में एक तरीके का लॉ हो और दूसरी स्टेट में अलग तरीके का लॉ हो। इसलिए हर जगह पर सिटीजन्स को समान अधिकार मिले, ये चीज़ बताया गया है आर्टिकल 44 के अंडर। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर अपना स्टेट खुद का कुछ लॉ तैयार कर सकता है, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा
उसके बाहर जाकर चीज़ों को तैयार कर रहा है, लॉस तैयार कर रहे हैं। अब देखते हैं इन द इकोनॉमिक स्फेयर। इकोनॉमिक स्फेयर में हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है। जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी ही हमारा मेन मकसद होता है जीने के लिए। अगर हमारे पास इकोनॉमी में बंटवारा सही ढंग से ना हो तो लोगों में डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगे। जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब होंगे। इसलिए इकोनॉमिक स्फेयर में बहुत सारे लॉज हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है। यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखना है कि जो भी काम है, राइट टू वर्क मिलना चाहिए इकोनॉमिक स्फेयर में, लोगों को एजुकेशन मिलना चाहिए, पब्लिक असिस्टेंस मिलना चाहिए। जो भी अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिक है या फिर डिसेबल है, उनको अलग तरीके से चीज़ों को दिया जाए, उनको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाए, यानी कि उनको कुछ फैसिलिटीज़ ऐसा दिए जाए, क्योंकि उन लोगों को भी जीने का अधिकार है, लेकिन वो लोग किसी न किसी वजह से अपने आप को बिछड़े हुए पाते हैं। जो भी ओल्ड है, वृद्ध है, उनका काम करने की क्षमता नहीं है, इसलिए उनको कुछ जो भाता है वो दे दिया जाए। फिर जो लोग सब हर वक्त सिक रहते हैं उनको भी कुछ तरीके का सुविधा दिया जाए। जो लोग डिसेबल है उनको भी सुविधा दिया जाए। इसलिए इकोनॉमिक स्फेयर में हर किसी को अपने आप में कुछ ना कुछ देना चाहिए। स्टेट को ये सारी चीज़ें पावर में दी गई है कि आप इन सारे लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, हर किसी को कुछ ना कुछ आपको देना होगा। फिर जब भी न्यूट्रिशन की बात आती है, लोगों की जीने की बात आती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात आती है, पब्लिक हेल्थ ये एक मेन इशू है हमारे जीने के लिए। हमारे जीने के लिए पब्लिक हेल्थ चाहिए। पब्लिक हेल्थ को कौन कंट्रोल करता है? स्टेट कंट्रोल करता है। इसलिए पब्लिक हेल्थ में जो भी स्टेट होगा वो अपना पैसा खर्च करेगा ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके, हेल्थ फैसिलिटीज़ फ्री में मिल सके, मुफ्त में मिल सके, ताकि लोगों का जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अच्छा रहे और लोगों का पब्लिक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव में है। लोग न्यूट्रिशनिस्ट जो न्यूट्रिशन का लेवल है वो भी अच्छा हो। ये सारे चीज़ें स्टेट का प्राइमरी ड्यूटीज़ है। ये चीज़ बताया गया है आर्टिकल 47 में। अब देखते हैं राइट टू वर्कर्स हम हर जगह मिलते हैं। जो भी काम करता है गवर्नमेंट के अंडर हो या फिर किसी भी प्राइवेट कंपनी में हो, हर कोई वर्कर है। वर्कर के लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं, बहुत सारे रूल्स बनाए गए हैं। इन वर्कर्स को राइट को बचाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी बात किया गया है कि कोई भी स्टेट हो वो वर्कर की राइट के बारे में काम करेगा, उनको कुछ सुविधाएं हैं जो मुहैया कराएगा। जो भी स्टेट होगा वो लोगों का जो कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन है, जिस जगह पर वो लोग काम करते हैं उसको सिक्योर करेगा ताकि उनको अपनी जान ना गंवानी पड़े या फिर उनको हेल्थ प्रॉब्लम में ना आए। इसलिए उनका जो कंडीशन है, काम करने का कंडीशन, कौन सी जगह पर काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखना होगा। उनको जो भी स्त्रियां है, काम कर रही है, महिलाएं हैं, उनको मैटरनिटी रिलीफ दिया जाए, वो पब्लिक हो या फिर प्राइवेट हो। ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को गाइड किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। यहाँ पर जब राइट्स ऑफ वर्कर की बात आती है तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है कि सुइटेबल लेजिस्लेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी तरीके से जो भी वर्कर्स है, इंडस्ट्रियल हो, एग्रीकल्चरल हो या फिर वेग लेबर हो, जो डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, हर किसी को सुविधा मुहैया करना पड़ेगा। हर किसी का जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन कर सके, इस तरीके से उनको अपने आप में मिलाना होगा, उनको कुछ सुविधाएं मुहैया कराना होगा ताकि उनका जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से रह सके, उनका जो बच्चे हैं वो भी अच्छी तरीके से ले सके। उनको लेजर पीरियड देना होगा, काम से थोड़ा बहुत छुट्टी देनी पड़ेगी और उनको सोशल और कल्चरल मिक्सअप होने में अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि उनका हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा रहे। ये चीज़ बताया गया है आर्टिकल 43 में। फिर देखते हैं फॉर चिल्ड्रेन एंड वीकर सेक्शन।
ये जो पार्ट है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में चिल्ड्रन और वीकर सेक्शंस के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई है। जो भी बच्चा 10 साल से छोटा है या फिर 14 साल से छोटा है, उन हर किसी के लिए अलग अलग तरीके का चीज़ें मुहैया कराया गया है। जैसे अगर आजकल हम देखते हैं, जो भी 14 साल का बच्चा है जो स्कूल जाता है उसके लिए फ्री में खाना दिया जाता है, उनको साइकिल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उनको ड्रेस ग्रांट दिए जा रहे हैं ताकि उनको पढ़ने में आसानी हो, उनकी न्यूट्रिशन में कोई कमी ना आए, इसलिए उनको खाना भी प्रोवाइड किया जा रहा है। स्कूल्स या फिर आंगनवाड़ी, ये सारे जगहों पर उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। ये सारे चीज़ें मेनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इनकी वजह से होता है। यहाँ पर मेनली हमारा स्टेट गवर्नमेंट ये सारे चीज़ें करता है, स्टेट के साथ साथ सेंट्रल भी इन सारे चीज़ों में योगदान करता है अपना। यहाँ पर आर्टिकल 45 में बताया गया है, द स्टेट इज़ डायरेक्टेड टू प्रोवाइड विद इन ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। यहाँ पर 10 से लेके 14 साल के बच्चे को कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में स्टेट को गाइड किया गया है। यहाँ पर जो भी चिल्ड्रंस है उनके लिए कुछ स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़, स्पेशल केयर प्रोवाइड करने की बात की गई है। स्टेट ये सारे चीज़ें प्रोवाइड करेगा अपने जो स्टेट में जो भी बच्चे हैं उनको ये सारे चीज़ें स्पेशल केयर या फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा ताकि लोग अच्छी तरीके से, जो भी बच्चे हैं अच्छी तरीके से डेवलप हो सके, उनका न्यूट्रिशन लेवल भी अच्छा हो। यहाँ पर जो भी वीकर सेक्शंस है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इन सारे लोगों के लिए भी अलग तरीके का प्रोविज़न दिया गया है ताकि उनके साथ इनजस्टिस ना हो और उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। इसलिए आर्टिकल 46 में शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए कुछ अलग तरीके का चीज़ें बताई गई है, कुछ अलग तरीके का रूल्स बताए गए हैं। फिर देखते हैं इन द स्फेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट। एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट में किस तरीके का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स दिए गए हैं स्टेट को। द स्टेट शैल एंडेवर टू डेवलप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री अलॉन्ग मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स। ये आर्टिकल 48 में बताया गया है कि कोई भी स्टेट मॉडर्न साइंटिफिक लाइन में, मतलब मॉडर्न साइंटिफिक चीज़ों को यूज़ करके, मॉडर्नाइजेशन को यूज़ करके वो अपना एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री डेवलप कर सकता है। उसके लिए वो अपना फंड्स यूज़ कर सकता है। यहाँ पर जो भी हिस्टोरिकल इंटरेस्ट है, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट डिक्लेयर बाय द पार्लियामेंट में जो भी चीज़ें इंटरेस्ट से चीज़ें डिक्लेयर किया जाता है, ये सारे चीज़ों को स्टेट यूज़ करता है। नेशनल इम्पोर्टेंस जैसे स्पॉइलेटेशन, डिसफिगरमेंट, डिस्ट्रक्शन, रिमूवल, डिस्पोजल और एक्सपोर्ट, ये सारे चीज़ों के बारे में भी वहाँ पर बताया जाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। और एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट के रिलेटेड जो चीज़ है आर्टिकल 49 में, कि किस तरीके से हम चीज़ों को डिसमेंडल कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपना डस्ट या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम किस तरीके से डिस्पोज कर सकते हैं। हमारा घर का जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम किस तरीके से डिस्पोज करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, ये सारे चीज़ों के बारे में कुछ गाइडेंस दिए गए हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट भी सुरक्षित रहे। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है, उनको भी लॉस बनाने होते हैं ताकि एनवायरनमेंट अच्छा रहे और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी चीज़ें ग्रो करती रहे। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।